Hey guys, welcome to our YouTube channel. Here I am Shivanshu Kamal Namdev, and in this session we are going to discuss about the structure of sperm. Sperm जिसे हम मेल गैमीट कहते हैं, मेल गैमीट जो आगे जाके फर्टिलाइजेशन का काम करेगा, अपने आप को फ्यूज करेगा ओवम के साथ, उस स्पर्म की हम बात कर रहे हैं। एक काफ़ी छोटी स्ट्रक्चर है, बहुत माइक्रो स्ट्रक्चर होती है जिसे माइक्रोस्कोपिक स्टडी के थ्रू एलेबोरेट किया जाता है। तो मिलियंस में नंबर होता है स्पर्म का। एक एजैकुलेशन की अगर हम बात करें तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू स्पर्म फॉर्म होते हैं उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जिसके अलग अलग पार्ट होते हैं, जहां पर मल्टीप्लिकेशन होता है, ग्रोथ फेज होती है, मैच्योरेशन, सेल डिवीजन होते हैं और इसके बाद फिर इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटेड फॉर्म होते हैं, जैसे हमने बात की थी अपने पिछले लेक्चर में कि वहां पे स्पर्मेटेड फॉर्म होते हैं और वहां से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इस बीच में कई सारे चेंजेस होते हैं कि ये जो स्पर्मेटेड है अपने आप को साइज में ग्रो करता है, इसके अंदर जो वाटर है वो अपने आप को ड्राई अप करता है और इसके अंदर जो एक्जियल फिलामेंट है उसके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रियल फिलामेंट्स फॉर्म हो जाते हैं। इसका जो गोल्जी बॉडी है ये अपने आप को एक्रोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और टेल सेगमेंट डेवलप होता है, मिडिल बॉडी डेवलप होती है। तो इस तरह के कई सारे चेंजेस हैं जिसकी वजह से स्पर्मेटेड से स्पर्म बनने के बाद ये काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। तो हमारे लिए बात करनी है कि स्पर्म की स्ट्रक्चर कैसी है। मेनली हम इसे डिवाइड कर सकते हैं 4 पार्ट्स में। जब हम पूरे स्पर्म की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है यहाँ पर हेड पार्ट, मतलब सबसे जो टॉप पार्ट है स्पर्म का उसे हमने कहा है हेड पार्ट। फिर इसके नीचे की तरफ होता है नेक, जो एक जंक्शन का काम करता है हेड पार्ट और मिडिल पीस के बीच में। जैसे ह्यूमन की बात की जाए तो नेक हेड और जो थॉरेक्स है उसे जोड़ने का काम करती है या पूरी बॉडी को हेड से जोड़ने का काम करती है। उसी तरह से स्पर्म की जो नेक है वो हेड पार्ट को मिडिल पीस से जोड़ने का काम करती है और इसके पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं टेल, जिसकी वजह से स्पर्म एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाकर इसी प्रोसेस के थ्रू या इसी फीचर के थ्रू फर्टिलाइजेशन कर पाता है। क्योंकि अगर एग एक इमोटाइल स्ट्रक्चर है और ये अगर ये भी इमोटाइल होता तो उनके बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। खैर, जो स्पर्म है इसके पास फ्लैजिलम भी होते हैं टेल रीजन की अगर बात की जाए, जिसकी वजह से ये इजीली मूव कर सकता है। तो इन 4 पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे पूरे स्पर्म की, कि स्पर्म की स्ट्रक्चर क्या होती है, इनके बीच में क्या क्या स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती हैं, किसका काम क्या है। इनके पहले इन पूरे पार्ट्स पर डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले एक स्पर्म की रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये आखिर दिखता कैसा है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हेड पार्ट से। हेड पार्ट जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देता है और ये कवर होता है ऊपर की तरफ एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से। अगर जनरली देखा जाए तो स्पर्म है क्या? स्पर्म एक यूकैरियोटिक सेल है जो कि किसी फंक्शन के लिए स्पेशलाइज है। मतलब किस फंक्शन के लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए, कि ये आगे जाके फर्टिलाइज करने का काम करेगी। तो किसी भी यूकैरियोटिक सेल के बारे में अगर हम बात करें तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होती है। तो उसी तरह से एक ये जो सेल है ये भी कवर होगी किससे? ये भी कवर होगी बाहर की तरफ एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे अंदर की तरफ जो चीज़ हमने ड्रॉ की है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पूरा जो सेंट्रल पार्ट है ये क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस की खासियत क्या होती है कि न्यूक्लियस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है और न्यूक्लियस के अलावा इस पार्ट में, न्यूक्लियस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म वगैरह और जो भी वैक्यूल्स हो सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर होते हैं। जो ऊपर की तरफ पॉइंटेड हेड बना हुआ है इसे क्या कहते हैं? ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो कि बनाती है एक्रोसोम। अभी पता चलेगा कि एक्रोसोम क्या है और इसका फंक्शन क्या है मेनली।
इसके अलावा अब जो ये पार्ट है ये आगे जाके अटैच हो जाएगा नीचे नेक रीजन से। नेक रीजन से ये अटैच हो गया और ये आगे जाके थोड़ा सा वाइड हो जाएगा और बनाएगा मिडिल पीस। मिडिल पीस जो आगे जाके बिल्कुल नैरो होकर एक लॉन्ग स्ट्रक्चर के फॉर्म में इमर्ज आउट होगा, जिसे हम कहते हैं टेल रीजन। तो ये एक रफ स्ट्रक्चर है। अब अगर हम इसके अंदर और स्ट्रक्चर्स की बात करें कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती है, तो नेक रीजन में एक सेंट्रियोल मौजूद होती है। नीचे की तरफ अगर हम जाएं तो एक्जियल फिलामेंट होता है। एक्जियल फिलामेंट जो कि स्पर्म की स्ट्रक्चर में एक्सिस बनाने का काम करता है। और इसके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, तो यहां पर सेल के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करेगा, क्योंकि स्पर्म को मूवमेंट करनी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ओवम की डेस्टिनेशन पता करके उसे अपने साथ फ्यूज करने का काम करना है। तो ये जो अंदर की तरफ आप देख रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल है, जो कि एक एनर्जी सोर्स की तरह काम करेगा स्पर्म के लिए। अगर नीचे की तरफ जाएं तो ये पूरा का पूरा टेल रीजन है। टेल रीजन जो कि स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करेगा और उसे पहुंचाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के पास तक। तो ये एक रफ स्ट्रक्चर है, जिसमें से सबसे ऊपर की तरफ जो आप पार्ट देख रहे हैं वो हेड पार्ट है। यहां ऊपर से लेकर इतना पार्ट जो है वो हेड पार्ट है। मेनली इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है। सबसे ऊपर की तरफ टॉप पर जो पॉइंटेड हेड है वो एक्रोसोम को रिप्रेजेंट करता है। एक्रोसोम को अगर जनरली कहा जाए कि एक्रोसोम क्या है, एक्रोसोम गोल्जी बॉडी का एक मॉडिफिकेशन है। गोल्जी बॉडी जो कि यूकैरियोटिक सेल का एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल होता है, तो उस गोल्जी बॉडी के थ्रू फॉर्म होता है एक्रोसोम। इसके बाद जो यहाँ पर नीचे की तरफ स्ट्रक्चर है, एक जो जंक्शन का काम करेगा जिसे हम कहते हैं नेक, और ये जोड़ता है हेड पार्ट को मिडिल पीस के साथ में। तो ये सबसे ऊपर की तरफ हेड पार्ट है, बीच में है नेक और नीचे की तरफ मिडिल पीस और सबसे नीचे की तरफ है टेल रीजन। अब अगर इसको और ज़्यादा हम क्लासीफाई करें कि कहाँ पे क्या ऑर्गन है, तो ये है ऊपर की तरफ एक्रोजोम। एक्रोजोम मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी बॉडी। अंदर की तरफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कवर है एक और स्ट्रक्चर के अंदर जिसे कहते हैं न्यूक्लियस, और जो पूरी की पूरी सेल है वो कवर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। नीचे की तरफ ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है सेंट्रियोल। जो स्पाइरल है ये है माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, और जो माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल है ये सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ सिचुएटेड है। लास्ट जो आप पार्ट देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट करता है फ्लैजिलम के लिए, जो कि टेल का ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर बात की जाए, इसको हम डिवाइड करें लेंथ वाइज कि कौन सा एरिया बड़ा है कौन सा एरिया छोटा है, तो पूरे स्पर्म में सबसे ज़्यादा जो स्पेस कवर करने वाला, स्पेस या लेंथ कवर करने वाला जो पार्ट है वो है टेल, जो कि 80% तक पार्ट कवर करता है। इसके अलावा जो मिडिल पीस है ये 10% कॉन्स्टिट्यूट करता है, और इसके अलावा जितना भी पार्ट है वो सारा मिलके 10% कॉन्स्टिट्यूट करने का काम करता है। तो अब जो यहाँ पे ऑर्गन्स आ रहे हैं हम इनको डिवाइड कर दें कि हेड पार्ट में कौन सा ऑर्गन है, नेक में कौन सा ऑर्गेनल होगा, मिडिल पार्ट में कौन से कंपोनेंट होंगे और टेल में कौन से होंगे। तो सबसे पहले हेड पार्ट में सबसे ऊपर की तरफ है एक्रोसोम,
फिर इसके बाद जेनेटिक मटेरियल होगा डीएनए के फॉर्म में, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल के बाद यहां पर न्यूक्लियस है और वैक्यूल्स वगैरह जो भी स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं वो भी यहां पर मौजूद होंगे। फिर इसके बाद जो जंक्शन पार्ट है, छोटा सा शॉर्ट नैरो कॉलर लाइक रीजन होता है जिसे हम कहते हैं नेक। तो यहां पर सेंट्रियोल्स होती हैं। सेंट्रियोल का काम क्या होता है? सेंट्रियोल सेल डिवीजन के टाइम पर एस्टर रे फॉर्मेशन का काम करती हैं। सेंट्रियोल वर्क करेंगी फर्टिलाइजेशन के टाइम पर एस्टर फॉर्मेशन के थ्रू स्पर्म की हेल्प करने का काम करती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मिडिल पीस की, तो मिडिल पीस के पास दो इंपॉर्टेंट रीजन हैं जिनमें से फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, और सेकंड है सेंट्रल एक्सिस, और सबसे लास्ट में जो टेल है, टेल रीजन के पास क्या है? एक लॉन्ग फिलामेंट है, लॉन्ग फिलामेंट फ्लैजिलम। ये कंपोनेंट है जो कि एक स्पर्म की स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। अब हमें बात करनी है कि जो इसके स्पेसिफिक पार्ट हैं वो क्या काम करते हैं, स्पर्म कैसे मूव करता है। तो अगर बात की जाए सबसे पहले एक्रोसोम की, कि एक्रोसोम क्या काम करता है। ये गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन है जैसे कि हमने बात की है, और सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है ये। तो जब भी फर्टिलाइजेशन होगा या ओवम से फर्टिलाइज करने का काम होगा या फ्यूजन का काम होगा तो ये सबसे आगे की तरफ रहेगा। और एक एडवांटेज जो स्पर्म के लिए ये देता है वो ये कि इस एक्रोसोम के पास एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी केमिकल सब्सटेंस का हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, उसे ब्रेक कर सकते हैं। तो जब ये जाते हैं ओवम के कांटेक्ट में आते हैं तो ओवम की वॉल जो होती है, जोना पेल्यूसिडा, सबसे बाहर की जो लेयर होती है, उसे ब्रेक करने का काम करता है ताकि यहाँ स्पर्म के अंदर से जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो बाहर की तरफ मूव कर सके और ओवम के अंदर जाकर फर्टिलाइज करने का काम कर सके। तो एक्रोसोम इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एक्रोसोम में कौन से हार्मोन होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, लेकिन मोस्ट स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो एक्रोसिन एंजाइम इसके अंदर होता है जो कि आगे जाके रिएक्ट करेगा जोना पेल्यूसिडा से और उसे लाइगेट कर, और उसके लिए उसका लाइसिस कर देगा, जिसकी वजह से यहां से हेड ओपन हो जाएगा और न्यूक्लियस अंदर की तरफ मूव कर सकते हैं। अब इसके बाद जेनेटिक मटेरियल जो है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के फॉर्म में है, मतलब इसके पास 23 क्रोमोसोम का एक सेट मौजूद है। फिर इसके बाद नीचे की तरफ अगर हम आए तो माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल है। माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल का क्या काम है? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी की तरह, एनर्जी पावर हाउस की, या हम कहते हैं कि सेल का पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे पावर सप्लाई करने का काम करेगा, क्योंकि जो स्पर्म है उसे मूव करके जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो एनर्जी कंजम्पशन होगा। उस एनर्जी कंजम्पशन को फुलफिल करने का काम कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल करेगा। अब इसके बाद फिर सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस मतलब एक तरह से सहारा देने का काम करती है, जिसके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को बाइंड करता है। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में है जो टेल रीजन, जहाँ पे फ्लैजिलम है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं जो स्पर्म को मूव करने में हेल्प करती हैं। अगर स्पर्म के मूवमेंट की बात की जाए कि स्पर्म किस तरह से मूव करता है, तो स्पर्म अगर देखा जाए कि सीमेन है, सीमेन में कई सारे स्पर्म्स होते हैं और वो स्ट्रीमलाइन मूवमेंट के थ्रू फ्लो करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि इसका जो शेप है स्ट्रीमलाइन बॉडी है आगे की तरफ और पीछे की तरफ टेल है, तो जिगजैग मोशन के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। कई सारे स्पर्म्स होते हैं जो रिलीज होते हैं इजैकुलेशन के टाइम पर, लेकिन ये संभव नहीं है या ये प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो सारे के सारे फ्यूज हो जाएं ओवम के साथ। 200 to 300 मिलियन अगर स्पर्म रिलीज हो रहे हैं तो ओवम का नंबर तो सिर्फ एक ही है। और कई सारे स्पर्म ऐसे भी हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट
के मीडियम के कारण या उनके मूवमेंट में कमी के कारण या उनकी जो स्ट्रक्चर है एबनॉर्मल स्ट्रक्चर के कारण एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते हैं और कई सारे स्पर्म इसमें से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं पाथ के बीच में ही। जैसे अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात की जाए तो ये एसिडिटी को इम्प्रूव करने का ये या एसिडिक मीडियम बनाने का काम करता है, जिसकी वजह से कई सारे स्पर्म वहां जाकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी तरह से कई सारे स्पर्म ऐसे होते हैं जो कि मूव नहीं कर पाते हैं और वो कई ऐसे होते हैं जो एग के पास पहुंच जाते हैं लेकिन उसकी बॉल को ब्रेक नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले बॉल को ब्रेक करेगा वो ही आगे जाके फर्टिलाइज करने का काम करेगा। तो कुछ इस तरह की कंपोनेंट हैं जो स्पर्म से रिलेटेड हैं। दो मेन चीजें हैं यहाँ पर जो स्पर्म के लिए अडेप्टेड फीचर कह सकते हैं हम कि स्पर्म ने एक इवोल्यूशन हिस्ट्री के थ्रू दो नए कैरेक्टरिस्टिक फीचर डेवलप किए हैं जो कि उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मतलब सक्सेसफुल बनाता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उसको कैपेबल बनाता है। उनमें से फर्स्ट है स्ट्रीमलाइंड बॉडी। जैसे कि आप देख रहे हैं पॉइंटेड हेड है, तो ये एक स्ट्रीमलाइन बॉडी को रिप्रेजेंट करता है जिसकी वजह से ये इजीली आगे की तरफ मूव कर सकता है। एक लिक्विड मीडियम होता है पूरा इसका पूरा सीमेन, तो उसे उस पाथ को कट कर करके ये आगे की तरफ इजीली बढ़ सकता है। पीछे से इसे सपोर्ट करती है टेल और यहाँ पे सबसे जो मेन है वो है माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल जो एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करता है। और एक और जो स्ट्रक्चर है वो है एक्रोसोम जो कि ओवम में उसकी एंट्री को पॉसिबल बनाता है। तो ये था स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू। आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे कृपया लाइक करें। अगर किसी भी तरह का कोई सजेशन है, किसी भी तरह के डाउट है, किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, किसी भी समय आप व्हाट्सएप पर किसी भी माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले बायोलॉजी के हमारे लेक्चर्स से जुड़े रहें। हम अगले सेशन में कुछ और नया लेके आएंगे जो आपको हेल्प कर सकता है। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।